हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ सेकंड में यूनिट नंबर सेकंड उसका चैप्टर नंबर 7 समाकलन के अनुप्रयोग चल रहा है। और हमने पिछले वीडियोस में कुछ 2-3 वीडियोस थे, उनमें समाकलन द्वारा वक्रों के चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में सीखा, मतलब एक चाप की लंबाई कैसे निकाली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल को इंक्रीज़ करते हैं और अब हमारे पास टॉपिक आता है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। अभी तक हम चाप यानी कि लाइन निकाल रहे थे, लाइन चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी हो, सीधी हो, जैसी भी हो, उसकी लंबाई निकाल रहे थे। लेकिन अब हम जो है वो क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। सूत्र पढ़ने से पहले मैं थोड़ी बात आपको समझाना चाहता हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसको देख लें, अदरवाइज़ अगर केवल फॉर्मूला भी याद कर लेंगे तो क्वेश्चन तो आपका उससे भी हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर आप इस मेथड को देख लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा मेथड बता रहा हूँ मैं, तो आपको वो फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा। फॉर्मूले में कभी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको। देखिए, क्षेत्रफल जब निकाला जाता है किसी ग्राफ का, तो ये देखा जाता है कि वो क्षेत्रफल आप एक्स एक्सिस के तरफ निकाल रहे हैं या वाई एक्सिस की तरफ निकाल रहे हैं। जैसे मान लिया, सपोज़ करिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये ग्राफ हमारे पास y = fx है। आप इसके ऊपर अगर 2 पॉइंट ले लें P और Q, तो आप ये भी कर सकते हैं कि x अक्ष की तरफ आ जाएं और इस ग्राफ से नीचे x अक्ष तक कितना क्षेत्रफल है ये निकालने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप y अक्ष तक पहुंच जाएं और इस ग्राफ और y अक्ष के बीच में ये कितना क्षेत्रफल घिरा हुआ है ये भी निकाल सकते हैं। इसके लिए अलग फॉर्मूला चलेगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला चलेगा। लेकिन पहले हम फॉर्मूले का जनरल टाइप कंसीडर करते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला निकलना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। और इससे आपको इंटीग्रेशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ लीजिए ऐसा लगता है कि बनाया ही क्षेत्रफल निकालने के लिए गया है। तो फिर से ज़रा हम एक कंडीशन लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये ग्राफ हमारा y = fx है। और मान लिया एक्स अक्ष पे ये P और Q जो 2 पॉइंट हैं, ये आपके जब इनको मिलाया जाता है यहाँ पे, तो ये x = a और ये आपका x = b है। तो हमें क्या करना है कि PQ से ग्राफ का हिस्सा जो PQ है और उसके नीचे x अक्ष तक घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये पूरा जो है वो चाहिए। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, और यही तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ यही फिज़िक्स में भी लगाया जाता है, हर जगह यूज़ होता है, कि हम इस पर कोई एक जनरल पॉइंट मान लेंगे। तो ठीक है, हमने एक जनरल पॉइंट x मान लिया और उस x पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये y इतना मिल रही है, यानी कि ये पॉइंट हमने जनरल यहाँ पे xy मान लिया। अब हम क्या करते हैं, x से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो माना x पर फलन का मान y है, x पर उसकी वैल्यू जो y है वो हमने ये पॉइंट यहाँ पे शो कर दिया। अब हम x को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, x + dx कर देते हैं। x में अत्यंत अल्प मतलब इंक्रीमेंट dx किया, वृद्धि कह सकते हैं आप इसे। तो x में ज़रा सा इंक्रीमेंट dx किया तो देखिए अब ये पॉइंट आपका जो बन जाएगा नया वाला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये x + dx बन जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होगी छोटी सी, इतनी सी, ये आपकी dx होगी। इतना वैल्यू हमने इसमें बढ़ा दी। अब देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो अब यहाँ पर इसको अगर आप ऊपर इससे मिलाते हुआ करके, तो वैसे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा मतलब वह फंक्शन की वैल्यू y के बजाय थोड़ा सा बढ़ गई है। लेकिन चूंकि हमने dx बहुत छोटा माना है, इसलिए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में ये जो आपका छोटा सा ये पॉइंट बनता है, इसको आप चाहे कुछ भी कहो, वह जैसे m n है ना, और r s ऐसे कर लो, ये तो m n s r, ये आपका वास्तव में तो ये एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, मतलब इस तरह की शेप का बन रहा है ना। इसमें ये dx है नीचे और यहाँ पर ये वैल्यू y है और उसके ऊपर फिर ये वैल्यू थोड़ा सा y की और कोई निकलेगी जाके वैल्यू। लेकिन चूँकि dx बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा है,
इस वजह से हम ये कर सकते हैं कि इस पूरे समलंब चतुर्भुज को एक आयत ही माना जा सकता है। हम ये मानेंगे कि x इतना छोटा है, इसमें इंक्रीमेंट इतना छोटा है कि y की वैल्यू में कोई ख़ास चेंज नहीं हो पाता, यानी कि y की वैल्यू y ही बनी रहती है और इस तरह से हमारा ये आयत बन जाता है। तो जो हमारा ये समलंब चतुर्भुज था वो हमारा अब जो है आयत में बन जाता है। और अब आप देखिए, आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसकी कितनी है, देखिए यहाँ पे y है, ये y लंबाई हो गई, ठीक है ना। चौड़ाई इसकी कितनी है, dx मालूम ही है हमें। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका y इंटू dx हो जाएगा। तो एक तरह से आप ये देखिए, इंटीग्रेशन में इंटीग्रल y dx होता है, इसमें जो y dx है वो एक्चुअली इस पतली सी स्ट्रिप के क्षेत्रफल को शो करता है। अब अगर मान लिया, सपोज़ करिए मुझे पूरा यहाँ से लेकर के, इस लाइन से लेकर के और इस लाइन तक का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे ऐसी ही स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट करके और धीरे धीरे करके रखती चली जानी पड़ेंगी और लास्ट फाइनल स्ट्रिप यहाँ तक आएगी जा करके। तो कहने का मतलब है, अगर हम ग्राफ y इज़ इक्वल टू, या कर्व वक्र y इज़ इक्वल टू एफ एक्स व x इज़ इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी के बीच घिरा क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ये होना चाहिए आपका कितना, एक ये y dx एक स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप आपकी चलेगी कहाँ से कहाँ तक, इस x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, यानी कि इंटीग्रेशन माने होता है जोड़ना, सम करना। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ऐड करने का मतलब सम करना। सम का ही एस जो है वो खींच करके जो है वो इंटीग्रल का साइन बना है, ये हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। तो y dx यानी कि ये पतली स्ट्रिप और वो इंटीग्रल होगा, यानी कि यहाँ से शुरू होगी और करते 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 ये लास्ट में x इक्वल टू बी तक जाएगी। तो x इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक y dx को इंटीग्रेट कर दें तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल जो है वो मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। आप कहोगे कि ये वाला चीज़ तो पैरेलल मान ली, तो पैरेलल निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये y जो है वो पूरा ख्याल करेगा कि कब इसकी वैल्यू इतनी होनी है कम, फिर धीरे धीरे कैसे बढ़ती चली जाएगी, वो सारा हेडक इस इंटीग्रेशन का और इस y का है। y अपने अंदर ये छुपाए हुए है कि उसे इस तरह से बदलना है, इन पतली पतली स्ट्रिप को जोड़ना, ये काम इंटीग्रेशन का प्रोसेस करेगा। तो सारा काम आपने क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को पूरा इस तरह से बना देना है कि वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। एक बार जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स लगेगी और वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिज़िक्स में क्या होता है कि मैथ्स में बच्चे ने ये तो सीखा नहीं, सीधे ये फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चन करना शुरू करा। फिज़िक्स में क्या होता है, उस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना भी सिखाया जाता है और फिर उससे फिर सॉल्व करके मैथमेटिक्स भी लगती है। तो अगर आपने मैथ्स में ये चीज़ नहीं सीखी है कि किस तरह से ये आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूलेशन कैसे हो रहा है, अगर वो चीज़ मिसिंग है तो आपको फिज़िक्स में फिर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होंगे, इंटीग्रल करना तो आ जाएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन में लाना कैसे है वो चीज़ आपको रटनी पड़ती है फिर वहाँ पर। तो इसलिए इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। आइए, जब हमने इतना सब कुछ सीख लिया है तो अब फॉर्मूले समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सबसे पहले हम फॉर्मूला आपका फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, दिए गए वक्र, आपको एक वक्र दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, फिर उसके बाद कोटियों x इज़ इक्वल टू ए तथा x इज़ इक्वल टू बी एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर डायग्राम वाइज इसको रिप्रेजेंट करें तो ये भी देख लीजिए, हम वहाँ की समझ चुके हैं x और y, और ये आपका y इज़ इक्वल टू एफ एक्स हो गया जा करके। तो इसमें जो है वो ये x इज़ इक्वल टू ए हो गया, ये आपका x इज़ इक्वल टू बी हो गया। तो फॉर्मूला जो बनेगा जा करके, इसका नाम अगर हम दे दें a, इसको b नाम दे दें, इसको c, इसको d नाम दे दें, तो क्षेत्रफल a b c d
ये इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल a टू b y dx, या फिर इज इक्वल टू a टू b, y का मतलब ही fx है तो fx dx, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसे एरिया। ये आपका पहला फॉर्मूला है अगर आप y इज इक्वल टू fx और x की लिमिट्स में काम कर रहे हो तो। अब इसके बाद इसी की तरह से अगर हम फॉर्मूला नंबर सेकंड लिखें तो अगर मान लिया सपोज़ दिए गए वक्र, आपके पास वक्र दिया है x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में, उसके बाद y अक्ष तथा कोटियों y इज इक्वल टू सी तथा y इज इक्वल टू डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये अगर मुझे निकालना है डायग्राम वाइज अगर समझ लें इसको, ये x एक्सिस ये y एक्सिस हो गई और ये आपका सपोज़ x इज़ इक्वल टू एफ वाई हो गया, यहाँ से आपका ये y इज़ इक्वल टू सी हो गया, ये आपका y इज़ इक्वल टू डी हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये y एक्सिस और इसके बीच में गिरा क्षेत्रफल इज़ इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल c टू डी एक्स डी वाई। x की वैल्यू एफ वाई डाल सकते हैं इसलिए c टू डी एफ वाई डी वाई, जैसे चाहें आप उस फॉर्मेट में निकालें। याद इन्हीं तरह से किया जाता है इंटीग्रल y डी एक्स, वाई की फिर क्योंकि अब x में इंटीग्रेशन होना है तो y को x की फॉर्म में लाना ही पड़ेगा तो फिर एफ एक्स डी एक्स कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मूले जो हैं वो आपके यूज़ होंगे जा कर के जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। मतलब सिचुएशन ये समझिए कि हमारे पास x एक्सिस है y एक्सिस है और दो हमारे पास वक्र दिए हैं y इज़ इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज़ इक्वल टू जी एक्स। ये दो कर्व दिए हैं, दोनों ही x के फंक्शन हैं लेकिन एक तरह से वेरी करता है, दूसरा दूसरी तरीके से वेरी करता है। और ये एक y इज़ इक्वल टू एफ एक्स मान लिया सपोज़ ये हो गया और y इज़ इक्वल टू जी एक्स मान लिया सपोज़ करिए इस तरह से हो गया, ये एक दूसरे को काट रहे हैं इस तरह। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इनके बीच का क्षेत्रफल, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप देखिए पहले जो है वो अगर ग्राफ की इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन दी हैं तो किन किन बिंदुओं पर काटते हैं ये उनके कटान बिंदु आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया सपोज़ करिए ये कटान बिंदु, इसका x कोऑर्डिनेट मान लिया x इज़ इक्वल टू a है और ये मान लिया कटान बिंदु है दूसरा जिसका x कोऑर्डिनेट जो है b है, तो a और b आपको लिमिट मिल जाएंगी। और ये कटान बिंदु कैसे निकालते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे, कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी यहाँ पर हमें। तो मान लिया सपोज़ करिए a है ये है b ये है और मान लिया सपोज़ इन दोनों वक्रों के बीच का हमें ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए इस क्षेत्रफल को निकालने का तरीका क्या होगा। इस क्षेत्रफल को निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ये वाला जो y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है इसके नीचे का भी एरिया मालूम है। ठीक है, और y इज़ इक्वल टू जी एक्स जो ये ऊपर की तरफ है इसका भी नीचे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप, हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि y इज़ इक्वल टू एफ एक्स के नीचे का क्षेत्रफल, तो y इज़ इक्वल टू एफ एक्स के नीचे, ये इसके नीचे ये पूरा ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ये पूरा है इसके नीचे, यानी कि इंटीग्रल a टू b, a से b तक हम उसे लेंगे और कितना एफ एक्स डी एक्स, ये क्षेत्रफल इसके नीचे हो गया। ठीक, अब आप y इज़ इक्वल टू जी एक्स के नीचे का ले लो, y इज़ इक्वल टू जी एक्स के नीचे का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू जी एक्स में जी एफ एक्स जी एक्स आ जाएगा और लिमिट वही a टू b बन जाएंगी। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखो, जी एक्स ऊपर है एफ एक्स नीचे है, जी एक्स के नीचे ये पूरा क्षेत्रफल है और एफ एक्स के नीचे भी ये पूरा क्षेत्रफल है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जी एक्स वाले क्षेत्रफल में से एफ एक्स के नीचे वाला क्षेत्रफल घटा दूँ तो ये वाला पोर्शन जो ये है ये हट जाएगा और हमारा यही वाला बच जाएगा। ठीक है ना, ये वाला जी एक्स में एक्स्ट्रा था ना, तो वही चीज़ हमें निकालनी थी। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल तो कितना होगा जा कर के, तो ये इज़ इक्वल टू होगा जो बड़ा है जी एक्स वाला जो ऊपर है, मतलब तो a टू b जी एक्स डी एक्स माइनस a टू b एफ एक्स डी एक्स।
अब इसमें यह है कि डी एक्स भी हैं और लिमिट्स भी सेम हैं, तो आप इसको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो a टू b और जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो आज 2 बार इंटीग्रल करना था, यहाँ माइनस करके वो एक बार में हो जाएगा अगर घट सकते हैं तो, नहीं तो फिर डबल ही रहेगा इंटीग्रल, 2 बार मतलब करना पड़ेगा, 2 पदों का। तो इस तरह से ये ट्रिक अगर अपनाएंगे तो ये ट्रिक पूरी तरह से पिछले वाले फॉर्मूले पर ही बेस्ड है कि आप दोनों के नीचे का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर उसके बाद बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दें तो दोनों के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो थोड़ा सा ग्राफ में देखना पड़ेगा आपको, कौन सा कर्व ऊपर की तरफ है, कौन सा कर्व नीचे की तरफ है, आप अपने मर्जी से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। साथ ही साथ ये पूरा फॉर्मूला जो हमने एक ग्राफ के नीचे एक्स अक्ष तक के लिए निकाला है, उसको हम वाई अक्ष के ऊपर भी ले जा कर के सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसका भी फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह लिख देते हैं, इसी प्रकार अगर x इज़ इक्वल टू f1y या fy लिख दीजिए, बस f1 लिखिए क्योंकि fx तो ऊपर यूज़ कर चुके हैं, और x इज़ इक्वल टू g1y, ये इस तरह से हमारे उसके फंक्शन दिए हुए हैं के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो ऐसी सिचुएशन में मान लिया सपोज़ करिए ये इस तरह से मान लिया दोनों दिए हुए हैं और कटान बिंदु से आपको y इज़ इक्वल टू सी और y इज़ इक्वल टू डी मिल चुका है, तो एरिया इज़ इक्वल टू इन दोनों के बीच का एरिया। तो उसी तरह से जैसे इसके नीचे का एरिया निकाला, फिर माइनस इसके नीचे का एरिया, दूसरे के नीचे का एरिया कर देंगे, तो ये आपका एरिया इज़ इक्वल टू सी टू डी। उसी तरह से जो है वो g1y माइनस f1y और dy, ये इसी तरह से आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्राफ ऊपर है, कौन सा ग्राफ वो नीचे है। हो सकता है जैसे इस डायग्राम में fx नीचे जा रहा है, gx ऊपर आ रहा है, हो सकता है बुक में fx ऊपर जा रहा है और gx नीचे आ रहा है, तो fx माइनस gx हो जाएगा। वो सिचुएशन वाइज डिपेंड करेगा जहाँ पर जो क्वेश्चन है। तो देखिए एरिया से रिलेटेड फॉर्मूले तो इतने ही हैं आपके पास, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको कई और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और वो चीज़ें क्या हैं मैं बता दूँ कि एक चैप्टर चलता है कर्व ट्रेसिंग। ये चैप्टर जो है वो पुराने टाइम पे चलता था, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है डिटेल में 12th क्लास में, लेकिन उसके बाद ये चैप्टर वहाँ से भी हटा दिया गया है। अब ये किसी भी बोर्ड में नहीं रह गया है और ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता था, सब लोग इससे डरा करते थे। आप अपने पुराने सीनियर्स से पूछिएगा तो कर्व ट्रेसिंग में पूरा तो कोई भी नहीं पढ़ पाता था, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे कि ताकि हल्का फुल्का अगर फंस गया क्वेश्चन तो कर लिया जाएगा। तो उसमें से पूरा तो नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से जाननी है जिससे कि हम ग्राफ के बारे में पता कर पाएँ। कुछ चीज़ें जैसे ऐसे कि मान लिया सपोज़ करिए कोई ग्राफ ऐसा है कि जो 2 अक्षों में फैल रहा है, मान लिया इधर भी है और इधर भी है इस तरह से, तो इस चीज़ का पता कैसे लगाएं। या 2 ग्राफ अगर एक दूसरे को काट रहे हैं कहीं पे तो कटान बिंदु का कैसे पता लगाएं। या मान लिया कोई ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है कहीं पर, तो ये कैसे आइडिया लगाएं कि एक्स अक्ष को कहाँ पे काटेगा, क्या वो वाई अक्ष को भी काटेगा या नहीं काटेगा, काटेगा तो ऊपर काटेगा या नीचे काटेगा। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो पता करनी है अगर, तो उसके लिए हम छोटे छोटे नियम कानून होते हैं उनको और पढ़ लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस लगाने के लिए प्रिपेयर हो जाएं पूरी तरह से। तो आइए कुछ हम कंसेप्ट्स देख लेते हैं कर्व ट्रेसिंग के, वक्रों के चित्रण से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। पहली बात यह है कि सिमेट्री पता करने के लिए कुछ नियम चलते हैं। क्या नियम चलता है पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ कि यदि वक्र के समीकरण में, ध्यान दीजिए, वक्र के समीकरण में y की जगह -y रखने से फलन के मान में परिवर्तन नहीं हो तो यह x अक्ष के परितः सममित होगा और यह तभी संभव है, अर्थात समीकरण में y की घात सम होनी चाहिए। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ तब थोड़ा और दिमाग में बैठ जाएगा। y इक्वेशन में y की जगह -y रखने से फलन के मान में परिवर्तन ना हो। मान लिया सपोज़ करिए कोई फंक्शन इस तरह से है, आपने ये इस तरह से फंक्शन है,
पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है मान लिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम इस पर्टिकुलर x पे देखें तो y की वैल्यू इतनी यहाँ पे प्लस भी जा रही है और उतनी ही देखिए माइनस भी जा रही है यहाँ पे। मतलब अगर ये 2 है, y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर देखिए माइनस की 2 भी जा रही है। सेम x पे जैसे ये x इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इस पर जो है y की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहें y की वैल्यू 2 रखें या -2 रखें और फंक्शन के मान पे कोई परिवर्तन ना पड़े, आप 2 रखो तो भी स्क्वायर होके वो 4 इज इक्वल टू 4ax करके कुछ हो जाएगा, और अगर आप -2 रखो तो वही 4 इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू जो है वो आप -y रख दो तो भी अगर कोई फ़र्क ना पड़े फंक्शन पे, तो वो फंक्शन जो है वो x के अक्ष के परितः सममित होता है। देखिए ऐसा ये तभी तो हो पा रहा है जब x अक्ष के परितः सममित है। अगर आप यहाँ पर आओ तो यहाँ से भी देखिए जितना उधर है उतना उधर फैला हुआ है, अगर आप यहाँ पर आओ तो जितना इधर फैला है उतना ही उधर फैला हुआ है। तो कहने का मतलब है x अक्ष के सापेक्ष सममित है, जैसा x अक्ष के ऊपर है वैसा ही x अक्ष के नीचे है। और y की जगह -y रखने पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब y की घात सम होगी। मतलब देखिए y स्क्वायर होगा तभी तो आप माइनस रखोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहीं पे y क्यूब होता तो आप -y रखते तो y का क्यूब -y क्यूब हो जाता, जाकर फ़र्क पड़ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि रूल जो बना डायरेक्ट आप चाहे जैसे चाहे से याद रखिए, वैसे रिज़ल्ट तो यही बना है कि अगर y की घात सम है, आप फंक्शन में ध्यान रखिए इक्वेशन में अगर y की घात सम है, ठीक है ना, y की घात सम है तो वो x अक्ष के परितः सममित होता है। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा आज के बाद से y की पावर सम है, इवन है, तो वो x अक्ष के परितः सममित होगा। इसका एग्जाम्पल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, जो कि ये देखिए x अक्ष के परितः सममित है। बिल्कुल y की घात सम तो x अक्ष के परितः, उल्टा सुल्टा चलता है। आपको अब फाइनली जो है वो पूरा डिस्कशन भूल जाइए, एक बार समझना था समझ लिया, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। फाइनल आपको ये ध्यान रखना है कि y की घात सम हो तो x के अक्ष के परितः सममित होता है। मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ समझाने पे, क्योंकि ये डायग्राम जब तक नहीं बनेगा इन क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन पूरी तरह से दिमाग में नहीं घुसते हैं। आप अपनी बुक उठा के देखिए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इससे रिलेटेड, क्षेत्रफल से या वॉल्यूम से, बिना डायग्राम के वो हो ही नहीं पाते हैं, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये आपका पहला रूल था। अब इसी का उल्टा कर लीजिए। दूसरा है, अगर मान लिया इक्वेशन में x की घात सम है, ठीक है ना, अगर x की घात सम है तो वो y अक्ष के परितः सममित होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएं आपको, इसका एग्जाम्पल आपका वही x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाला पैराबोला, ये देखिए इस तरह से x की घात इवन है तो y अक्ष के परितः, y अक्ष के इधर जितना है जैसा है वैसा ही y अक्ष के उधर भी है। बिल्कुल इस तरह से मिरर, एक शीशा रख दें हम यहाँ पे, तो शीशा रखने पर जैसा इधर है वैसा ही उधर दिखाई देगा। ऐसे ही इस वाले डायग्राम में बात करें तो शीशा हम x एक्सिस पे रख दें तो जैसा उधर है वैसा इधर, मिरर इमेज भी कभी कभी इनको कहते हैं एक दूसरे के। तो ये अलग सममिति से रिलेटेड दो रूल थे, आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसकी घात सम है, अब दोनों को कंबाइन कर दो, जिसकी घात सम है उसके दूसरे वाले अक्ष के परितः सममित होता है। हम इनको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कंबाइनिंग, और हम ये लिख सकते हैं कि जिसकी घात सम है, जिसकी घात सम है, चाहे x की हो चाहे y की हो, तो दूसरे वाले अक्ष के परितः सममित होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि x की घात भी सम हो और y की घात भी सम हो, तो फिर दोनों अक्षों के प्रति सममित होगा, तो वो चीज़ अलग बनती है। जैसे वृत्त होता है, सर्कल होता है, सर्कल जो है दोनों अक्षों के प्रति सममित होता है। अगर x केवल x की है तो y के ऊपर सममित होगा,
केवल y की पावर इवन है तो x अक्ष के अबाउट सममित होगा। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा आपको ये दोनों रूल। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही एक तीसरा रूल होता है कि यदि x तथा y को परस्पर प्रतिस्थापित करने पर, इनको हम आपस में एक्सचेंज कर दें, x की जगह y रख दें, y की जगह x रख दें, करने पर फलन के मान में परिवर्तन न हो, फलन के मान में परिवर्तन न हो तो वक्र y = x के परितः सममित होगा। तो पहले तो देख लीजिए y = x क्या होता है। तो y = x का मतलब आप इसको y = mx + c से कंपेयर कर दें, तो इससे तुलना कर दीजिए आप इसकी लाइन की इक्वेशन से। तो m = 1 हो गया और c = कितना हो गया, 0 हो गया। m का 1 मतलब tan थीटा = 1, यानी कि tan थीटा = tan 45, यानी कि थीटा 40। स्लोप इसका जो है वो 1 है, यानी कि एंगल जो होगा 45, और c = 0। c 0 मतलब y अक्ष पे अंतःखंड 0 है। तो ये वाली लाइन का मतलब ये हो गया x अक्ष y अक्ष 45 डिग्री पर लाइन है और y अक्ष पे अंतःखंड 0 है, यानी कि मूल बिंदु से जा रही है। तो ये लाइन आपकी y = x कहलाएगी। अब इसके परितः जो है वो सममित होगा अगर आपका x और y को परस्पर प्रतिस्थापित करने पर फलन के मान में परिवर्तन न हो। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, सर्कल की इक्वेशन x² + y² = a² होती है। अब आप इसमें देख लो, x व y को प्रतिस्थापित करने पर आपस में जो है वो चेंज कर दो, तो देखिए कितना हो जाएगा, y की जगह x कर दो और x की जगह y कर दो, तो देखो कोई फ़र्क पड़ा। फिर से उल्टा सीधा करके लिख दो, तो x² + y² = a², कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ सर्कल जो है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर आप सर्कल को बना दें तो देखिए इस लाइन के अबाउट जितना इधर है, जैसा इधर है वैसा ही देखिए उधर भी है। ये इसका मतलब हुआ। कोई भी ग्राफ जो इस तरह का होगा वो इस चीज़ को फॉलो करेगा। सर्कल से हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हालांकि सर्कल तो ऐसी चीज़ है जो इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है, जो मतलब चाहे जितने व्यास इसके ले लो सबके अबाउट सिमेट्रिकल है। लेकिन रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर x और y को हम चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें और फंक्शन की फ़र्क ना पड़े तो वो इस लाइन y = x के अबाउट जो है वो सममित होता है। आइए अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। देखिए इसमें ये बताया गया है कि यदि वक्र में अचर पद न हो, यदि वक्र में अचर पद न हो मतलब सारे x y के ही टर्म हों, तो वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। जैसे एग्जांपल है y² = mx है, ये इक्वेशन है, पैराबोला है, ये परवलय है, और इसमें देखिए अचर पद नहीं है, तो ये आपका मूल बिंदु से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी समझा दूँ थोड़ी सी। देखिए अचर पद नहीं होगा तो यानी कि मूल बिंदु से गुजरने का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु आपका 0,0 होता है। तो जब आपके इक्वेशन में सारे टर्म y और x से रिलेटेड होंगे, तो जब आप 0 0 इसमें करोगे, डालोगे y की जगह 0 और x की जगह 0, तो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि मूल बिंदु तो आएगा ही आएगा उस पर। अभी अगर यहाँ पे y² = mx + 3 होता, तो जब आप इसमें x और y 0 और y 0 डालते तो 0 = 0 + 3, यानी कि 0 ≠ 3 सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि मूल बिंदु इसके ऊपर नहीं होता। तो इसलिए आप या तो चेक करके देखो इस चीज़ को कि मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं, है ना। x = 0 डालने पे y 0 आता है, या तो ये चेक करो, या फिर उसी को शॉर्टकट में डायरेक्ट बता दिया गया है कि यदि वक्र में अचर पद ना हो तो वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। देखते ही देखते, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखते ही देखते आप बता दोगे कि हाँ भाई ये मूल बिंदु से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। तो कई बार लिमिट्स निकालने में ये उपयोगी रहता है कि मूल बिंदु से अगर गुजर रहा है तो 0 0 x की लिमिट और वहाँ से मिल जाती हैं, तो उस टाइम पे ये काम आता है। तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो आपको बता दिए गए हैं मेन। कुछ और पॉइंट्स भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्वेश्चंस के साथ साथ चलते रहेंगे। इस चैप्टर में ये मान के चलिए आपको सब कुछ सीखते जाना है, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रैस्प करते जानी है जब जब जो मिलता जाए, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग आपको डिटेल में नहीं बताई जा रही है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके टॉपिक्स सिलेबस में नहीं होते हैं और फिर भी उनसे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं।
तो इसलिए जब जब जो चीज़ प्रॉब्लम आए तब तब नई चीज़ अगर पता लगती है तो उसे आप उस टाइम पे सीखते चलें। तो चलिए ये पॉइंट तो हमने सीख लिए सिमेट्री वाले। अब एक प्रतिच्छेद बिंदु निकालना और सीख लेते हैं। आइए अब सीख लेते हैं अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। पहले अक्षों पर देखेंगे, फिर दो वक्र दिए हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना वो कैसे करते हैं तो वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि मान लिया सपोज़ करिए हमारे पास ये एक्सिस सिस्टम दिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मान लिया सपोज़ करिए कोई इक्वेशन दे रखी है, ये है मान लिया सपोज़ ग्राफ है, ये आगे चलने पर इस अक्ष को काटेगा या नहीं काटेगा, ये चीज़ कैसे पता लगाई जाए, या वाई अक्ष को काट रहा है या नहीं काट रहा है, ये आप इक्वेशन को देख करके कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने इन जनरल ग्राफ बना दिया। वास्तव में वो एक्स अक्ष को काटता है या वाई अक्ष को काटता है या नहीं काटता है, और काटता है तो कहाँ काटता है, ये चीज़ कैसे पता लगेगी, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आप ये देखिए कि अगर ये ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा होगा, तो एक्स अक्ष को काट रहा होगा तो जो बिंदु होगा यहाँ पर जिस पॉइंट पे काटेगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो आएगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स अक्ष को काटने पर वाई कोऑर्डिनेट का ज़ीरो होना गारंटी है, ये आपका कन्फर्म है। ऐसे ही कोई ग्राफ अगर मान लिया वाई अक्ष को काट रहा होगा तो जो भी कटान बिंदु आएगा उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, वाई का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। यानी कि वाई अक्ष को काटने वाले बिंदु पे गारंटी है कि वहाँ पर जो है वो आपका एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आएगी। अब इसी चीज़ को हम जो है वो ले लेते हैं। देखिए वाई का पार्ट ज़ीरो हो रहा है यानी कि एक्स अक्ष पे कटान बिंदु, तो एक्स अक्ष पर कटान बिंदु जो भी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम y इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। ये कंडीशन है, देखिए y ज़ीरो पुट कर दीजिए, आपको x अक्ष पे कहाँ कहाँ काट रहा है वो सब पता लग जाएगा। ऐसे ही अगर मान लिया y अक्ष के लिए, y अक्ष पर कटान बिंदु का y कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो उसके लिए हम x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, तो y अक्ष के लिए मिल जाएगा। अब इस पे जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे मान लिया सपोज़ करिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सर्कल का। तो सर्कल का एग्जाम्पल है, ये आपका देखिए सर्कल हो गया, और मान लिया हमें ये नहीं पता है कि वो कहाँ कहाँ पे काट रहा है। वैसे हमें पता होना चाहिए कि त्रिज्या ए होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो त्रिज्या ए हो गई। ये कोऑर्डिनेट ए कॉमा ज़ीरो, ज़ीरो कॉमा माइनस ए, और जो भी है कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे हम, लेकिन हम इसको इस तरीके से पता करना चाहते हैं। तो अगर हम देखें एक्स अक्ष पर कटान बिंदु कहाँ कहाँ है, तो एक्स अक्ष पर कहाँ कहाँ काटता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए एक्स अक्ष पे जहाँ जहाँ काटेगा वहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो हम इसमें y ज़ीरो डाल देते हैं। y इज इक्वल टू ज़ीरो रखने पर, तो y ज़ीरो इसमें रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। एक्स मिल गया, y तो ज़ीरो होना ही है, तो हैंस कटान बिंदु जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक बार a के साथ ज़ीरो ले लीजिए और एक बार माइनस ए के साथ ज़ीरो ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वही a कॉमा ज़ीरो तो ये हो गया, और माइनस ए कॉमा ज़ीरो ये आपका हो गया एक्स अक्ष के लिए। ऐसे ही अगर हम y अक्ष के लिए ले लें, तो y अक्ष पर अगर देखेंगे तो इसके लिए आप x इक्वल टू ज़ीरो डाल दीजिए, इसमें x इक्वल टू ज़ीरो डाल दीजिए, तो ज़ीरो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। हैंस कटान बिंदु जो आ जाएंगे वो आपके वो कितने कितने हो जाएंगे, x तो ज़ीरो है ही, और एक बार प्लस ए ले लीजिए और एक बार माइनस ए ले लीजिए, यानी कि ये आपके हो जाएगा ज़ीरो ए और ये आपका हो जाएगा ज़ीरो कॉमा माइनस ए। तो इस तरह से कोई भी अक्ष जो है, कोई भी मतलब कर्व एक्स अक्ष या वाई अक्ष को कहाँ कहाँ पे काटता है वो चीज़ हम इससे पता कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, नहीं तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, नियम को शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखिए कि एक्स अक्ष पे कटान बिंदु चाहिए तो y ज़ीरो डालते हैं, और y अक्ष पे कटान बिंदु चाहिए तो x ज़ीरो डालते हैं। तो ये नियम आप आज के बाद से हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु। मान लिया सपोज़ करिए हमारे पास दो कर्व हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स, ये दो कर्व हैं मान लिया, और ये एक दूसरे को कहाँ कहाँ पर किन बिंदुओं पर काटेंगे। ये ऐसा टॉपिक पहले भी आ चुका है, लेकिन तब हमें क्षेत्रफल निकालना था, वहाँ पे मैंने कहा था कि ये किन किन कौन कौन से कटान बिंदु आएंगे, क्योंकि उसी से आपकी लिमिट्स निकल पाएंगी। तो ये चीज़ निकालने के लिए आपको कटान बिंदु चाहिए होंगे, मैंने कहा था बाद में इसका तरीका बताएंगे।
तो अब वही समय आ गया है। तो वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, y इक्वल टू fx और y इक्वल टू gx दिए हैं। तो इसके लिए तरीका क्या होता है, आप इन दोनों को ही सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। इक्वेशंस को सॉल्व करो और सॉल्व करके जो है वो x व y के मान जो है वो प्राप्त हो जाएंगे, और ये जो x के y के मान प्राप्त होंगे यही आपके जो हैं वो कटान बिंदु कहलाएंगे। बस इनके बेसिस पे फिर आप अगर x की ज़रूरत पड़ती है तो ये लिमिट ले लीजिए, अगर y की लिमिट की ज़रूरत पड़ती है तो y का ले लेंगे। अब इनकी जैसे मान लिया सपोज़ करिए एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay, ये आपके दो पैराबोला हैं। आप जानते हो, डायग्राम से जानते हो कि वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax ये होता है और एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay ये वाला होता है। तो अब देखिए साफ साफ पता लग रहा है कटान बिंदु कौन कौन सा है, एक ये है और एक ये है। तो ये कैसे पता लगेंगे, तो आप इसमें से इसमें सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू जैसे यहाँ से यहाँ पे डाल देंगे, फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे, तो दो वैल्यू x की दो वैल्यू y की निकलेंगी, तो एक तो आपका ओरिजिन ही आ जाएगा। देखिए ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन से, तो ओरिजिन तो आ ही जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ से निकल आएगा। आगे क्वेश्चन है जिसमें कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा इसको एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि किस तरह से ये चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने समाकलन द्वारा क्षेत्रफल निकालने के सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रों का चित्रण कैसे किया जाता है, कैसे पता लगता है कि सिमेट्री किसके अबाउट है किसके अबाउट नहीं है, फिर उसके बाद अक्ष कहाँ कहाँ पर काट रहा है ये भी हमने अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु देखा, और फिर उसके बाद वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु भी देख लिया है। इससे अलग अगर कोई हमारे पास कंसेप्ट आता है तो वो क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस कर दिया जाएगा। और मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस की संख्या है, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें लगभग आपको करीब 15 से लेकर 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको ये क्लियर हो पाएगा। और अच्छी बात है कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीट भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है। इसलिए आप एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये फ़ायदे में रहेंगे आप। बाकी उसके बाद अगली एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। यही वाला टॉपिक जो है चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर आप पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।